मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। भारत की पार्लियामेंट में इस वक्त 3 अहम तरीन बिलों पर बहस हो रही है। डिस्कशन का सिलसिला जारी है और इन तीनों बिलों को पास कराने के लिए बीजेपी हुकूमत ने एड़ी चोटी की ताकत सर्फ कर दी है। पूरी तरह जोर लगा रखी है बीजेपी ने कि किसी न किसी तरह इस बिल को पास करा लेना है। लेकिन बीजेपी के लिए इन तीनों बिलों को पास कराना आसान नहीं है। ये आम बिल नहीं है कि ज़्यादा वोट मिल जाएगा, मेजोरिटी वोट फेवर में आ जाएगा और बिल पास हो जाएगा, बल्कि पार्लियामेंट से इन बिलों के पास होने के लिए ज़रूरी है 2/3 वोट मिलना, यानी 2/3 मेजोरिटी वोट मिल जाना। और इतना वोट मिलेगा तभी यह बिल पास हो पाएगा, वरना यह बिल पास नहीं हो पाएगा। और बीजेपी के पास पार्लियामेंट में इस वक्त 2/3 मेजोरिटी नहीं है। जो 3 अहम बिल है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। पहला अहम तरीन बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में 131वीं तरमीम की जा रही है और इस तरमीम के लिए, अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि पहले 2/3 मेजोरिटी वोट पार्लियामेंट में मिले, उसके बाद ही इसको अप्रूवल मिलेगा। और अगर ये हो जाता है तो अगले 2-3 बिल को पास कराना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। बीजेपी 131वीं तरमीम इसलिए करा रही है कि डीलिमिटेशन कराना है, यानी इस वक्त पार्लियामेंट में लोकसभा की जो टोटल सीट है 543, उसको बढ़ाकर बीजेपी 816 करना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी नाफिज करना चाहती है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है साल 2023 में ही, लेकिन जब तक ये मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल पास नहीं होगा और डीलिमिटेशन बिल ओके नहीं होगा पार्लियामेंट से, उस वक्त साल 2023 में पास होने वाला वुमेन रिजर्वेशन बिल नाफिज नहीं हो पाएगा। अपोजिशन की तरफ से इन तमाम बिलों की सख्ती के साथ मुखालफत की जा रही है। अपोजिशन ने भी पूरी ताकत लगा दी है कि इन बिलों को पार्लियामेंट से पास नहीं होने देना है। पहला बिल यही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल और तीसरा है डीलिमिटेशन बिल, यानी लोकसभा में मेंबर्स की तादाद को आगे बढ़ाना है। अब बीजेपी का अपना एजेंडा है, अपोजिशन का अपना एजेंडा है। उधर साउथ इंडिया के अवाम इस बिल की सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रही है। क्यों साउथ इंडिया वाले इसके खिलाफ हैं, उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। उधर बीजेपी का क्या एजेंडा है, बीजेपी कैसे लंबे अरसे तक पावर में रहना चाहती है और उसके लिए बीजेपी ये नया रास्ता ढूंढ रही है, इस पर भी इस वीडियो में आगे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस वक्त पार्लियामेंट में किसके पास कितना एमपी है। बीजेपी के टोटल एमपीज़ की तादाद है 240 और बीजेपी इस वक्त अकेले पावर में नहीं है, बल्कि बीजेपी एनडीए के अलायंस के साथ पावर में है। चुनांचे एनडीए अलायंस की जो टोटल सीट है पार्लियामेंट में वह है 293, 240 बीजेपी की सीट है, बकिया जनता दल यूनाइटेड की, टीडीपी की, कुछ दूसरी पार्टियों की। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसके एमपीज़ की तादाद पार्लियामेंट में 232 है और जो आज़ाद एमपीज़ है उनकी तादाद भी तकरीबन 7 या 8 है पार्लियामेंट में। तो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो एमपीज़ है 2 खेमों में बटे हुए हैं। अब किसी भी अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी होता है 2/3 मेजोरिटी का मिलना और 2/3 मेजोरिटी का जो आंकड़ा है वो 360 का है। यानी आइन में 131वीं तरमीम अगर बीजेपी चाहती है तो 360 एमपीज़ का वोट चाहिए लोकसभा में बीजेपी को, और इस वक्त बीजेपी के पास सिर्फ 293 एमपीज़ है। 232 एमपीज़ इंडिया गठबंधन में है, जिनमें 98 कांग्रेस के एमपी है, समाजवादी पार्टी के 37 एमपी है, उसके बाद टीएमसी के एमपी है, फिर दूसरी पार्टियों के एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में। अब बीजेपी चाह रही है 131वीं तरमीम को अप्रूव करा लेना, उसके बाद डीलिमिटेशन कराना। डीलिमिटेशन अगर हो जाता है तो पार्लियामेंट में सीटों की तादाद 543 से 816 हो जाएगी, यानी 273 नई सीटों का पार्लियामेंट में इजाफा हो जाएगा। अब इस पर एतराज़ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी सेंसस कराने से पहले, मर्दमशुमारी कराने से पहले ही डीलिमिटेशन करा रही है और ये इल्लीगल है, आइन के ख़िलाफ़ ऐसा नहीं होता है। उमूमन होता यह आया है कि जब भी डीलिमिटेशन हुआ है, सीटों की तादाद को बढ़ाया गया है, तो उससे पहले सेंसस कराया गया है और आबादी की बुनियाद पर ही डीलिमिटेशन होता है, पार्लियामेंट में सीटों की तादाद बढ़ती है। अब 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, अब बीजेपी डीलिमिटेशन करा रही है। अपोजिशन की मांग यह है कि पहले
पहले सेंसस कराया जाए, मर्दमशुमारी कराई जाए, उसके बाद ही डीलिमिटेशन का बिल लाया जाए। बीजेपी कह रही है कि 2011 की जो मर्दमशुमारी है उसी की बुनियाद पर डीलिमिटेशन कराया जाएगा ताकि पार्लियामेंट में लोकसभा की सीटों का इजाफा किया जाए। अब साउथ इंडिया के लोगों का एतराज़ यह है कि अगर ये डीलिमिटेशन आबादी की बुनियाद पर होगा, पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा, तो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में साउथ इंडिया की आबादी कम बढ़ी है। जो फैमिली प्लानिंग है कि हम दो हमारे दो, इस पर साउथ इंडिया के लोगों ने ज़्यादा अमल किया है और नॉर्थ इंडिया वालों ने इस पर अमल नहीं किया है। इसी वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के लोग मुखालफत कर रहे हैं कि उनका जो जोग्राफियाई नक्शा है वो बदल जाएगा। इस वक्त पार्लियामेंट में लोकसभा की टोटल सीट है 543 और डीलिमिटेशन के बाद ये सीट हो जाएगी 816। साउथ में जो लोकसभा की टोटल सीट है वो 129 है। अब उनको ये लगता है कि हमारी सीटें कम रहेगी, नॉर्थ इंडिया की सीटें ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो सरकार बनने में हमारा जो किरदार है, हमारा जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। अमित शाह ने साउथ इंडिया की आवाम को यकीन दहानी कराई और कहा है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया में सीटें नहीं बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, बल्कि साउथ इंडिया में भी सीटों की तादाद बढ़ेगी और 129 से वहां सीटों की तादाद 195 हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया में सीटों की तादाद कितनी बढ़ेगी इसके बारे में फ़िलहाल अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा है। अब जो सबसे बड़ा खेल होगा वो ये कि सरकार बनाने के लिए अभी पार्लियामेंट में 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए। अब जब पार्लियामेंट में लोकसभा के अराकीन की तादाद 816 हो जाएगी तो सरकार बनाने के लिए चाहिए होगा 409 सीटें जीतना। और जब नॉर्थ इंडिया में या जिन इलाकों में बीजेपी मजबूत है वहां बीजेपी आसानी से ज़्यादा सीटों पर जीत जाएगी तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। इस वजह से भी अपोजिशन के अराकीन, अपोजिशन पार्टी इस अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत कर रही है। बीजेपी कह रही है कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीलिमिटेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले यानी जब देश आज़ाद हुआ और 1952 में पहला इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पार्लियामेंट के टोटल अराकीन की तादाद थी 489, 489। इंदिरा गांधी ने 1973 में सबसे पहले डीलिमिटेशन बिल को पास किया आइन में अमेंडमेंट करके, और उसके बाद पार्लियामेंट के टोटल अराकीन की तादाद हो गई 543। इंदिरा गांधी ने सिर्फ डीलिमिटेशन बिल को पास नहीं किया बल्कि इंदिरा गांधी ने अगले 25 सालों के लिए पाबंदी भी लगा दी कि अगले 25 सालों के दौरान दोबारा डीलिमिटेशन बिल नहीं आएगा। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उस वक्त मुतालबा हुआ कि डीलिमिटेशन कराया जाए, पार्लियामेंट में सीटों की तादाद को बढ़ाया जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने भी अगले 25 सालों के लिए मज़ीद डीलिमिटेशन पर पाबंदी लगा दी और अब वो 25 साल का अरसा भी पूरा हो गया। बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए सीधे डीलिमिटेशन बिल को पेश कर दिया, लेकिन डीलिमिटेशन बिल उसी वक्त पास हो पाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम होगी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। अब बीजेपी समाजवादी पार्टी से बातचीत कर रही है क्योंकि बीजेपी को 67 वोटों की कमी हो रही है। कांग्रेस ने तो मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सपोर्ट नहीं करेगी। अब समाजवादी पार्टी से बीजेपी बातचीत कर रही है और बीजेपी वोमेन कार्ड खेल रही है, महिला कार्ड खेल रही है। दरअसल साल 2023 में पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जिसका नाम था नारी शक्ति बिल, और उसमें यह कहा गया था कि पार्लियामेंट में और रियासतों की असेंबली में महिलाओं को, ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये बिल आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी साल 2010 में, उस वक्त भी ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था, पास हुआ था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। साल 2023 में दोबारा इसी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया बीजेपी हुकूमत ने और कहा कि लोकसभा में और स्टेट की असेंबली में 33% रिजर्वेशन ख़वातीन को, औरतों को मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उस बिल में यह भी शर्त लगा दिया कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन उसी वक्त मिलेगा जब डीलिमिटेशन होगा, यानी लोकसभा में अराकीन की तादाद 543 की जगह 816 हो जाएगी। 543 एमपीज़ में रिजर्वेशन बिल नाफिज नहीं होगा। ये शर्त उस बिल में मौजूद है। चुनांचे आइन में जब तरमीम हो जाएगी और डीलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा तब वोमेन का जो 33% रिजर्वेशन है वो भी अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा
और अगर डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाता है तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास नहीं हो पाएगा। और डिलिमिटेशन बिल के पास होने के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना, और इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। और बीजेपी के पास 67 MPs की 67 वोटों की कमी है। समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में बहस करते हुए, डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए कहा कि वोमेन को 33% जो रिजर्वेशन मिला है तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी ये हक मिलना चाहिए कि वो सियासत में आगे बढ़े, मजबूत बने। और जब अखिलेश यादव ने, असदुद्दीन ओवैसी ने और कुछ दूसरे नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा किया विद इन वोमेन रिजर्वेशन बिल, तो अमित शाह ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। ख़ासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि रिलीजन की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर कोई भी रिजर्वेशन भारत में नहीं दिया जाएगा। उधर अखिलेश यादव को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपको इख्तियार है कि समाजवादी पार्टी का पूरा टिकट आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए, इसकी आपको मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन रिजर्वेशन बिल में मुस्लिम महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। अब सवाल यही है कि बीजेपी ने पार्लियामेंट के 3 दिनों का स्पेशल सेशन तो बुला लिया है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल को पास कराना चाहती है, उसके बाद डिलिमिटेशन कराना चाहती है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को बीजेपी पास कराना चाहती है, लेकिन बीजेपी करेगी कैसे? कांग्रेस का भी इम्तिहान है कि कांग्रेस अपने तमाम MPs को और अपोजिशन के साथियों को कैसे इकट्ठा रख पाएगी। और फाइनली ये बिल पास नहीं हो सका क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं था। बीजेपी ने पूरी कोशिश की समाजवादी पार्टी को तोड़ने की। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव से बीजेपी के कई मिनिस्टर्स ने मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे मना कर दिया क्योंकि 67 एक्स्ट्रा वोट चाहिए था बीजेपी को, और जो आज़ाद MPs है पार्लियामेंट में वो सिर्फ 7 या 8 हैं। समाजवादी पार्टी के पास 37 MP है और कांग्रेस के बाद यही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे मना कर दिया। DMK ने मना कर रखा था, TMC ने भी मना कर रखा था, और फाइनली बीजेपी को झुकना पड़ा है। बीजेपी अपने एजेंडा में कामयाब नहीं हो सकी। पार्लियामेंट में किस तरह की बहस हुई है, किस तरह की बातचीत हुई है, इस वीडियो में आइए सुनते हैं कि किसने क्या कहा है। से ये बताना है कि अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, कोई तालीमी इदारा खोलना चाहते हैं, तो बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की मदद लीजिए। बरेनी स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का अहम तरीन इदारा है। बेंगलुरु में इसके 4-5 स्कूल है, मुल्क के दूसरे इलाकों में हैं, और स्कूल खोलने में ये इदारा आपकी मदद करेगा। आपका अपना स्कूल होगा, आपको अपना पैसा लगाना होगा, लेकिन आपके स्कूल का निसाब क्या होना चाहिए, आपके स्कूल का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, किस तरह बच्चों को ट्रेन करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। डॉक्टर वली हैदर बरेनी स्टार्स फाउंडेशन के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। दुनिया के 35-40 मुल्कों का दौरा उन्होंने कर रखा है, और उन्हें अंदाज़ा है कि मोंटेसरी में किस तरह बच्चों को तालीम दी जाए, किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। डॉक्टर वली हैदर की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा, उनकी टीम आपको गाइड करेगी, और इससे बेहतर मौका आपके पास कुछ और नहीं हो सकता है। जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है,
उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और मान्यवर, मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो। अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। Concluding that can this whole proceedings are being watched by the Muslim women who were raped in Muzaffarnagar, will they feel happy about it? Bilqis Bano is watching this. Has Bilqis Bano got justice? Zakia Jafri's family is watching this. Have they got justice? No. Please. That is why I conclude, sir, by reciting the share of what Rahat Indori said about this government. जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो,
तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया सर। धन्यवाद। एक एमपी उठे थे सुबह वानाबी, मरहूम जेटली जी, आंजहानी जेटली जी के वानाबी, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, साउथ से वो कह रहे थे, खुद उन्होंने कोट किया अरुण जेटली जी को और ये कहा कि अरुण जेटली जी ने 2001 में ये कह के फ्रीज को जायज ठहराया, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, कि उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शन जो है वो इम्बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शन खराब है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। साउथ के साथ अगर हम इस आबादी के तनासुब के साथ डिलिमिटेशन करें तो साउथ के साथ और बाकी रियासतों के साथ नाइंसाफी होगी एंड दे विल बी एट डिसएडवांटेज। वी डोंट वांट देम टू बी एट डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मेरा सवाल यह है, क्या आज 2026 में वो प्रोपोर्शन बैलेंस हुआ है? प्रोपोर्शन आज भी उतना ही खराब है, आप ये डिलिमिटेशन करें या ना करें उसके बावजूद भी खराब है, इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ और इस डिलिमिटेशन के बाद इट विल फर्दर टिल्ट टुवर्ड्स नॉर्थ और सारी की सारी ताकत जो है 4-5 रियासतों में होगी। इस डिलिमिटेशन के बाद इंडेंटेड जो नंबर्स है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मेनली, इनके पास तकरीबन कुल मिला के 400 के करीब सीट्स होंगे और जम्मू कश्मीर का फैसला ये 4-5 रियासतें अकेले ले सकती है। 2019 में इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और यह कह के किया कि वो डेमोक्रेटिकली किया। तीसरे सेक्शन में 370 के तीसरे सेक्शन में यह लिखा है आईनी तौर कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लानी है 370 में तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पहले कंकरेंस लेनी है। आपने नहीं ली, आपने कहा कि गवर्नर ने वहां से कंकरेंस दी, उस गवर्नर की कंकरेंस को हम जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस मानते हैं। दैट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक ही इदारा बचता है, जब आपने वो चोरी की फिर एक ही इदारा बचता है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आके जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक के लिए लड़े तो आइडियली पार्लियामेंट में होना चाहिए, हमारे वोट का वैल्यू भी उतना ही हो जितना बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात का हो। मगर जब आपने देखा हमारे पास 6 वोट्स है, लद्दाख मिला के हम 6 वोट जम्मू कश्मीर से चाहे कुछ भी करे, 370 के हक में हो या 370 के खिलाफ हो, 6 के 6, मगर प्रोपोर्शन इस हद तक खराब है इस पार्लियामेंट में कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूपी मन बना ले, बिहार मन बना ले, राजस्थान, गुजरात मन बना ले, ये हम पे चीजें थोप सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार है। और जो 2019 में हमने देखा, इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा और उसका अताब जो है, उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई और ये डिस्प्रपोर्शनेट, क्या बोल रहे हैं? ये डिस्प्रपोर्शनेट। बात करने दो, बात करने दो, ऐसे बात नहीं हो सकता है। हो गया कंक्लूड। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी
हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र